सच के साथ। नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। माननीयों की परीक्षा दौर कोरोना का है और कोरोना के दौर में इस वक्त जनप्रतिनिधियों से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि साहब आ जाइए। लगातार फोन लगा रहे हैं, कई जगह से खबरें आ रही, खबर यह आती है कि साहब फलाने विधायक ने तो फोन ही नहीं उठाया, या फोन उठाया तो मदद नहीं कर पा रहे। कई बार विधायक अपने जरिए ये भी लिख रहे हैं कि साहब हम क्या करें, हम मजबूर हैं, हम कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं। 230 विधायकों में से 5-10 तो ऐसे हैं जिनकी खबरें दिन भर देखने को मिलती है। वो अपने तरीके से उतर रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, ना कोरोना की चिंता है, ना किसी बात का डर, और जहां जगह मिल रही है वो अपनी सेवाओं में लग गए। ये तस्वीरें आपको कुछ दिखाई दे रही होगी आपको, और जगह जगह से ऐसी खबरें आ रही है, चाहे रतलाम के विधायक हो, या फिर दिनेश राय मुनमुन हो, या फिर संजय शुक्ला हो, तुलसी सिलावट, भूपेंद्र सिंह, ये सब वो लोग हैं जो लगातार कोरोना वॉरियर्स के रूप में लगे हुए हैं, जिन्हें मंत्रियों की जिम्मेदारी सौंपी गई, वो भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन खबरें ऐसी आ रही, कई तो बिल्कुल दूर से बात कर रहे हैं। सरकार ने जिम्मेदारी सौंपी है, संजय पाठक है, या फिर मध्य प्रदेश में आप सांसद देखिए, 29 सांसद है, राज्यसभा सांसद इसमें अलग है। लेकिन एक सांसद ऐसे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने 1,60,00,000 रुपए के रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए हैं। बड़ी बात यह है कि ये सब निजी दिए गए, अपने पास से नहीं दिया गया। और चाहे दिनेश राय मुनमुन की बात करें, संजय पाठक की बात करें, संजय शुक्ला की बात करें, ये सब वो विधायक है जो अपनी निधि तो दे रहे हैं, लेकिन कई जगह से जहां से जैसा सहयोग कर बातें बन सकता है, अपने पास से कुछ राशि दे सकते हैं, तो वो भी दे रहे हैं। तो अब ये तो वो विधायक है जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन बाकी विधायक है कहां? पर जिन्होंने सेवा की तरफ अपने हाथ बढ़ाए हैं और इस मुश्किल घड़ी में आकर जनता के साथ खड़े हो गए हैं, उनका क्या कहना, जरा उनको सुन लें बाकी विधायक। और निकल आए घर से, निकल आए वो सांसद घर से जो घरों में बैठे हैं, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है। आइए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आ तो जाइए जनता के बीच में, इसीलिए तो आपको चुनते हैं। लेकिन दिनेश राय मुनमुन ने क्या कहा जरा सुनिएगा। और पथरिया से विधायक है बहुजन समाज पार्टी की, उनका क्या कहना है। तो ऐसा नहीं कह रहे हम, चाहे वो बीएसपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी अपने अपने तरीके से काम करने की बात कह रहे हैं, लेकिन संख्या बड़ी नगण्य है। बाकी विधायक, बाकी सांसद कहाँ हैं, पर जिन्होंने जो मदद की है उनका क्या कहना, जरा सुन लीजिए। महामारी है, इसमें हम सब इंसान हैं, हम सबकी सहभागिता है, हम सबकी ड्यूटी बनती है। हम किस रूप में लोगों की मदद कर सकें, उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मेरी जन्मभूमि इस नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने लोगों के लिए काम करूं। जो काम करना नहीं करा उसमें सुधार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। सरकार हमारी है, तो हमारी भी ड्यूटी ज़्यादा बनती है कि हम अपनी सरकार से यहाँ पर और अधिक संसाधन उपलब्ध कराएं, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। कलेक्टर साहब से एक चर्चा और हुई है कि जो हमारी विधायक निधि है 1,80,00,000 लगभग, तो वो अभी आई है। तो मैंने कलेक्टर साहब से चर्चा की है कि ये पूरी राशि में जनता की सेवा में लगा दी जाए, जनता के इलाज के लिए लगा दी जाए। जो भी जरूरत हो, जहां भी जरूरत हो, आप वो पैसा खर्च कर सकते हैं जनता जनार्दन के लिए। तो लगातार लोग सेवा कर रहे हो, आप देख ले, भले शमशान हो या अस्पताल हो या दवाई हो, हर चीज में हम लोगों की सेवा करने आगे। मैं नहीं, हमारा पूरा परिवार, हमारी पूरी टीम, इंदौर शहर, सब आगे। आप तो बोले क्या करना कि इंदौर के हम सब लोगों की जान बचानी है और लोगों को स्वस्थ रखना है, क्योंकि इंदौर महाल्य की नगरी है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं कि आखिर माननीय क्या कर रहे हैं। माननीयों की परीक्षा का वक्त है, इस परीक्षा में कौन पास होगा, कौन फेल, ये तो जनता ही करेगी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होंगे तो इन सब चीजों का हिसाब भी होता है कि साहब आप तो बुरे समय में हमारे साथ नहीं खड़े थे, हम परेशान थे। यशपाल सिसोदिया मंदसौर से विधायक है, वो भी लगातार लगे हुए, कई मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं अपने तरीके से कैसे सहयोग किया जाए। लेकिन उन्होंने एक बड़ी सौगात दी है, और वो सौगात कुछ अलग है। अलग इसलिए है कि यूं तो आप सब देख रहे हैं, लेकिन आरटीपीसीआर की व्यवस्था बड़े शहरों में, पर उन्होंने मंदसौर में आरटीपीसीआर के लिए अपनी विधायक निधि से पैसा तो दिया, पर 15 लाख की और भी व्यवस्था करा दी, कुल मिलाकर 50 लाख रुपए। ऐसे कई विधायक हैं, हम नहीं कह रहे, वो अपने अपने तरीके से व्यवस्थाओं करने में लगे। जैसे संजय शुक्ला को भी आप देख रहे हैं, दिनेश राय मुनमुन को देख रहे हैं।
चलिए, इस वक्त मेरे साथ दो विधायक जुड़ रहे हैं, यशपाल सिंह सिसोदिया और दिनेश राय मुनमुन। फिर बाकी जो मेहमान जुड़ेंगे हम उनसे भी बात करेंगे। यशपाल जी, बहुत एक ऐसा समय है कि इस संकट से हर कोई जूझ रहा, मुख्यमंत्री भी आह्वान कर रहे हैं, हम सब भी कह रहे हैं कि सबसे पहला इलाज तो ये है कि घर में रहिए। लेकिन ये वही समय है जब आप लोग की परीक्षा की घड़ी होती है और जनता आप लोग से उम्मीद करती है, तो आप लोग ने भी कदम बढ़ाए। क्या आपको लग रहा है कि इन कदमों को और आगे बढ़ाना पड़ेगा? मनोज जी, बहुत विकट परिस्थिति है। ऐसा दौर कभी न देखा था, न देखा न सुना। अब आप देखिए, एक जनप्रतिनिधि अगर भीड़ में जाता है या अपने लवाजमे के साथ जाता है तो खुद कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। दूसरा, जो वार्ड है, जो कोविड वार्ड है, वहां अस्पतालों में जाकर के अन्य सामान्य परिजन, अन्य लोग, अन्य चिकित्सक भी बिना किट पहने अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। हमारी बड़ी दुविधा है, घर के अंदर रह करके सेवा करें कि घर के बाहर निकलें या अस्पताल के प्रेमाइसेस में जाकर के वहां ये नजारा देखें। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये पैसे के दम पर या पैसा फेंक करके इस बीमारी का नियंत्रण नहीं है। क्योंकि मनोज जी, आप भी लगातार देख रहे हैं, कई पैसा आप दे दो, लेकिन ऑक्सीजन कहां से उपलब्ध हो रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन कहां से मिलेगा, ये बाजार में उपलब्ध, सामान्य उपलब्ध चीजें नहीं है। आपने जिस मशीन का जिक्र किया है RT-PCR, में मूल में वहां जाना चाहता हूं मनोज जी, कि अगर किसी मरीज ने अपना परीक्षण करवाया है कोविड जांच को लेकर के, और मात्र एक मेडिकल कॉलेज अगर मंदसौर, नीमच और रतलाम 3 जिलों का है, और वहां RT-PCR की जांच के लिए हजार सैंपल प्रतिदिन जाते हैं और उनका रिजल्ट अगर 6 से 7 दिन में मिलता है। मनोज जी, जिस व्यक्ति ने अपना कोविड पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आएगा उसका परीक्षण तो करा लिया, लेकिन उसका परिणाम अगर लेट आएगा तो वो क्या करेगा, कौन सी दवाई खाएगा, कहाँ रहेगा, होम क्वारंटाइन रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, उसको कब किस समय इलाज लागू होगा। ऐसे में मैंने एक नवाचार करने की कोशिश करी है। टफ जरूर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि रास्ता निकलेगा। RT-PCR की लेब कहीं नहीं लग सकती है, वह वही लग सकती है जिसको लेकर के फुलफिल किया जाता है, जो ICMR की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के आधार पर उसको अनुमति प्राप्त होती है। लगभग 40 लाख रुपए का यह वह यूनिट है, यह वो मशीन है जिसमें लगभग 300 मरीजों का प्रतिदिन हम जांच करने में सफलता प्राप्त करेंगे। जैसे जैसे उसका आकार बढ़ेगा वैसे उसकी लागत बढ़ भी सकती है, बढ़े भी जा सकती है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि नीमच और मंदसौर का भार रतलाम पर न पड़े, और नीमच और मंदसौर की दूरी मात्र 50 किलोमीटर दूर है। इसलिए RT-PCR लेब के लिए मैंने विधायक निधि से 25 लाख रुपए, और हमारे एक उद्योगपति हैं जो NRI हैं, जिम्बाब्वे में उनकी फैक्ट्रियां भी, और मूल रूप से वो मंदसौर के हैं और अभी मंदसौर में ही निवास कर रहे हैं कोरोना के पूरे 1 वर्ष से। तो उन्होंने 15 लाख रुपए का दान मेरे कहने से, इस प्रकार से 40 लाख रुपए की मनोज जी हमने व्यवस्था जुटा ली है। लेकिन मनोज जी, खुशी इस बात की है कि मेडिकल कॉलेज रतलाम की हाल ही में पद से पदस्थ किया गया पूर्व डीन और माइक्रोबायोलॉजी विभाग की डीन डॉक्टर शशि गांधी कल 4 घंटे मंदसौर में रही अपनी पूरी टीम के साथ। और मंदसौर के जिला चिकित्सालय में जो टोनाट मशीन का जो हमारा सेटअप था, उसको उन्होंने देखा। एक बिल्डिंग का थोड़ा सा कमरा उनको और आवश्यकता पड़ी, उन्होंने नक्शा मंजूर कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, आपका स्थान बिल्कुल ठीक है। योग संयोग से मनोज जी हमको डॉक्टर शशांक भट्ट, PhD बायोटेक्स, जो कि मंदसौर के निवासी हैं और असम में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। और गीतांजलि उदयपुर के डॉक्टर सौरभ भी हमारे नीमच जिले के हैं और उन्होंने भी अपनी सेवाएं RT-PCR के अंतर्गत दी है। मनोज जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मशीन इसलिए जरूरी है कि आदमी को इलाज तभी मिलेगा जब वो पॉजिटिव आएगा, और अगर 8 दिन में उसका रिजल्ट आएगा तो 8 दिन में तो उसका 8 दिन बाद स्थितियां बिगड़ जाएंगी। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि इस बार का जो संक्रमण है वो बहुत अलग तरह का है, और ये संक्रमण यदि आप 3-4 दिन रह जाते हैं तो फिर आपको बड़ी मुश्किल में डाल देता है। इसलिए जितने जल्दी हो जाए, ये जांच की खबरें कई तरह से आ रही, कई जगह से आ रही है कि साहब जांच में 3 दिन लग जाते हैं, 4 दिन लग जाते हैं। लेकिन यदि इस तरह के कुछ अभिनव पहल देखने को मिले तो हमें लगता है कि माननीयों की परीक्षा भी हो जाएगी और ये भी साफ हो जाएगा कि आखिर वो चाहते क्या है अपने शहर के लिए। मेरे साथ दिनेश राय मुनमुन भी जुड़े हैं जो लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप तो बीते 10-15 दिनों से आपको मैंने उस रूप में भी देख लिया जब मरीज और डॉक्टर अपनी वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। दिनेश जी, कितना कठिन है ये दौर आप सबके लिए? बहुत कठिन दौर चल रहा है मनोज जी, कह नहीं सकते। पैसे होने के बाद भी आदमी ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहा, दवाई नहीं दे पा रहा है, और
और हम तड़पते देख रहे हैं लोगों को। कुछ जगह तो ये स्थिति है कि हमारी नर्सें भी और डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। उनका भी मनोबल बढ़ाना और मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए भी मैं अपनी पीपी किट पहन के अंदर जाता हूँ, उनका मनोबल बढ़ाता हूँ, उनसे पूछता हूँ, मैं दिनेश राय मुनमुन आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। किसी का मास्क लगाना होता है, किसी कुछ का, उसमें डॉक्टर नर्सें भी इस बात को प्रोत्साहित हो रही है कि हमारा विधायक भी रिस्क लेके जब हमारे साथ अंदर आ रहे हैं तो वो भी अपनी ड्यूटी को और सजगता से कर रहे हैं। इसमें कुछ चीजें मैं देख रहा हूँ, जो डॉक्टर नर्सें स्टाफ अच्छा काम कर रही है उनको जनता सम्मान करे, और जो लोग ड्यूटी छोड़कर घर में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उनको भी जनता पहचाने और उनके प्रति भी ऐसा भाव आना चाहिए कि जिसमें दोबारा वो भी डॉक्टरी और अपना नर्सिंग का काम ना कर सके। वर्तमान में ऑक्सीजन कम होने के कारण हमारे यहाँ भी 45 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध भी कराए हैं, 50 का ऑर्डर किया, लेकिन मार्केट में सामग्री ना मिलना भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा दुविधा है। हमारी विधायक निधि 2 करोड़ होती है, जैसे 15 लाख सुरक्षा अनुदान होता है, 185 लाख रुपए हम अपने निर्माण विकास कार्य में देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमें छूट दे दी है कि हम इन राशि से भी इन व्यवस्थाओं को कर सकते हैं, लेकिन सामग्री मिलना बहुत दिक्कत जा रही है। हम लोग नगद भी भुगतान कर रहे हैं, जेबों से भुगतान कर रहे हैं, हमारे यहाँ समाज से भी, उद्योगपति, सब लोगों ने दिल खोल के राशि देने का काम किया। हमारे यहाँ न कांग्रेस, न बीजेपी, न कोई निर्दलीय, न बहुजन, न समाजवादी, हर व्यक्ति इसमें आगे बढ़ के काम कर रहा है और राशि की कमी नहीं है, सामग्रियों की कमी पड़ रही है। जितने भी हम संसाधन बढ़ा रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल 100 का था, हमने 200 का कर दिया, 200 भी भर गया। अब हम लोग और अतिरिक्त प्राइवेट भी हॉस्पिटल खुलवा के रखे हैं, प्राइवेट डॉक्टर ला के हम उनको बेड दे रहे हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन तब भी, लेकिन सब सामान संसाधन सीमित होते जा रहे हैं। जिस तरीके से विकराल रूप ले चुकी है हमारे यहाँ यह बीमारी। बिल्कुल, चलिए आप बने रहिएगा दोनों मेहमान मेरे साथ। इस वक्त अशोक शुक्ल भी जुड़ रहा है मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे भी समझूंगा मैं, क्योंकि स्थिति भयावह है और कई जगह से। अब बात इसकी नहीं रही है कि हम क्या कहें, किसने क्या किया, वो अपनी जगह था। अब तो ये है कि कैसे और आगे बढ़ पाए, कैसे कदमों को बढ़ाए। जो माननीय घर में है उनसे निवेदन है कि वो भी बाहर आ जाए, जैसे दिनेश राय मुनमुन मेरे साथ जुड़े हैं, यशपाल जी जुड़े हैं, संजय शुक्ला जुड़ने वाले हैं, और भी मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे जो लगातार लगे हुए। हमारा मकसद भी यही है कि जो काम कर रहे हैं वॉरियर्स के रूप में उनको दिखाएं भी। क्रिटिसिज्म करना रोज होता है, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनको भी दिखाएं और उनसे प्रेरणा लें लोग कि माननीय आपकी परीक्षा का वक्त है, अब आप परीक्षा दे दीजिए, जनता आपका इंतजार कर रही है। अशोक शुक्ल साहब, ये परीक्षा की घड़ी है सभी के लिए, आपके हमारे सभी के लिए, चाहे माननीय हो। लेकिन सवाल यही है कि 230 में से कुछ तो नजर आ रहे हैं, सांसद भी कुछ नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकी सब पता नहीं। वैसे मनोज जी, माननीय अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। जैसा आपने भी अभी ये कहा कि कुछ लोग दिख रहे हैं और कुछ लोग दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि वो काम में लगे हुए हैं। ये बात दीगर है कि उनके काम का कोई असर नहीं दिख रहा है। अब देखिए, ढाल सिंह बिसेन हैं जो सिवनीवाला घाट के सांसद थे, उन्होंने लकड़ियों का इंतजाम कर दिया। ये भी एक बड़ा काम है भाई। आप वहां पे अगर अस्पताल में इंतजाम नहीं है, ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन का इंतजाम नहीं है, बेड का इंतजाम नहीं है, मर गए हैं तो आपके लिए कम से कम शमशान में तो इंतजाम है। तो लोग काम कर रहे हैं। इसके पहले आप ये देखिए कि बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे लोग, ये माननीय सब वहां काम में लगे थे। मध्य प्रदेश में एक उपचुनाव हो रहा था दमोह में, ये वहां लगे थे, एक दूसरे पे छींटाकशी कर रहे थे। तो माननीय जो काम उनको समझ में आता है वो काम कर रहे हैं। कोरोना का जो अलर्ट आया था वो जनवरी फरवरी में ही आ गया था कि इसकी दूसरी लहर जो है बहुत घातक होगी, और तभी जो है मध्य प्रदेश सरकार को, क्या पूरी देश की जो भी सरकार थी, उसको सतर्क हो जाना चाहिए था और उससे लड़ने के लिए क्या इंतजाम होने चाहिए वो करना चाहिए था। वो माननीयों ने किया नहीं। हालांकि अभी भी बहुत सारे माननीय लगे हैं। मैं राजेंद्र शुक्ला जी का जिक्र करना चाहूंगा, जिन्होंने अभी कल ही एक बैठक ली वहां पर, और जिस तरह से ऑक्सीजन का एक संकट बना हुआ है उसको दूर करने के लिए उन्होंने जो वातावरण की ऑक्सीजन है उसको एक विधि होती है जिसके तहत उसको अलग किया जाता है और उसका फिर उपयोग जो है चिकित्सीय उसमें होता है। तो उसके लिए उन्होंने वहां पे एक पहल की है और कल ही जो है 55 लाख रुपए की राशि भी कर ली है। बाकी जो माननीय हैं जिनको अभी शिवराज जी ने जिम्मेदारी दी है, उसमें एक एक मंत्री को 3 जिले का प्रभार दे दिया है। आपको लगता है क्या कि कोरोना काल में जब इतनी भयावह स्थिति बनी हुई है कि आपके पास बेड नहीं है, संसाधन नहीं है, तो एक मंत्री 3 जगह का काम देख लेगा क्या? सबको लगना चाहिए। अगर मीडिया लगा हुआ है, मीडिया लगातार आपको अलर्ट दे रहा है कि यहाँ इस चीज की कमी है और इस तरह से लगने की जरूरत है, तो सबको लगने की आवश्यकता है। जी यशपाल जी, एक बड़ी चुनौती है आप लोग के सामने, जैसा दिनेश राय मुनमुन भी जिक्र कर रहे थे इस बात का कि हम पैसा तो देना चाहते हैं,
लेकिन जो संसाधन चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन, कैलाश विजयवर्गीय कल कह रहे थे कि अब देश में ही उपलब्ध नहीं है, तो आप पैसा दे देंगे लेकिन आ नहीं पाएगा। हालांकि 10,000 इंजेक्शन की व्यवस्था करा दी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1,60,00,000 रुपए दे दिए अपने पास से, निधि से नहीं दिए, महत्वपूर्ण बात यह है। पर ये निधि जहां काम आ जाएगी वहां निधि चल जाएगी, पर जहां संसाधन नहीं है उसका कैसे आप लोग सामना करेंगे? देखिए, मांग अधिक होने के कारण से और आपूर्ति कम होने के कारण से, क्योंकि ऑक्सीजन की भी आखिर पूरे देश में कमी हो गई है। जो फैक्ट्रियां इसका निर्माण करती है, जो उत्पादन करती है, अब हमको मनोज जी 10 दिन पहले हम सिमट गए मंदसौर में, तो हमने एक दानदाता को तैयार करके अपनों प्रयास करके मंदसौर शहर में हमने लगभग 50 से 60 ऑक्सीजन के वे पोर्टेबल सेट इंस्ट्रूमेंट हम लिया है, जिसके कारण से हमको काफी राहत मिली। लेकिन अगर आज आप ऑर्डर करेंगे तो अभी 1 लाख रुपए का 10 लीटर का अनुपलब्ध है, मिल ही नहीं पा रहा है, जो हम 15 दिन पहले ही लिया है। अब देखिए, चीजें ऐसी है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन आप कहीं भी घूम ले, किसी भी स्थान पे जाए, कहीं महानगर में चल जाए, उसकी अनुपलब्धता है। इसके कारण से सारे प्रयास बोने साबित हो रहे हैं, क्योंकि पैसा जरूर है लेकिन पैसे से प्राप्त करने वाले वह साधन नहीं है जिन्हें साधन से व्यक्तियों की जान बचाई जा सके। और दूसरा, अगर आप कहें तो मैं अभी नरेश त्रेहान की कोई खबर पढ़ रहा था, दिल्ली के मशहूर डॉक्टर हैं, और उनका कहना था कि रेमडेसिविर के भरोसे न रहे। कोई जरूरी नहीं कि रेमडेसिविर लग जाने से जान बच जाएगी। अनेक विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि रेमडेसिविर किस स्थिति में लगेगा, कितना लगेगा, कहां लगेगा, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। प्रारंभ में मनोज जी यह हुआ कि नौसिखियन डॉक्टरों ने भी जिस प्रकार से रेमडेसिविर को लिखना शुरू किया और जिस प्रकार से लोगों ने उसको प्रिजर्व करना शुरू किया, इसकी जो शॉर्टेज बनी है वास्तव में उन हाथों में भी पहुंच गया जहां उस घर में आवश्यकता ही नहीं है। उन लोगों को भी लग गया जिनको सामान्य रूप से बुखार आ रहा था, और किसी चिकित्सक ने लिख दिया कि आप तो रेमडेसिविर लगवा लो, आप कोरोना से बच जाओगे। तो ये जो आपाधापी मची है, ये जो अफरा तफरी मची है, इसके कारण से कहीं ना कहीं रेमडेसिविर का शॉर्टेज हुआ है। ऑक्सीजन के प्लांट्स बोल गए हैं मनोज जी, बहुत स्थिति खराब हो रही है। मंदसौर में भी हमारे जिला चिकित्सालय को हमने 150 पलंगों का, कोरोना के उस काल में जब हमको लग रहा था कि आने वाले समय में भयावह स्थिति है, हमने ऑक्सीजन के प्लांट की तैयारी कर ली, लेकिन अब जाकर के उसमें हमको सफलता मिल जाएगी कि 125 से 150 पलंगों तब हम ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से व्यवस्था कर लेंगे। मनोज जी, हमारा शहर पे मेडिकल कॉलेज का स्थान रखने वाला नहीं, मेडिकल कॉलेज सैंक्शन जरूर हो गया है, लेकिन रतलाम के मेडिकल कॉलेज के समकक्ष हमने 800 बेडेड पलंगों की व्यवस्था कर ली है। प्राइवेट निजी चिकित्सालय और IMA के सहयोग से हमने आज शाम को 100 बेडों का एक रिसोर्ट में हमने अस्पताल भी प्रारंभ करने का तय कर लिया। उसका शाम को उसको शुभारंभित करने जा रहे हैं। देखिए, हमने अपने पे जितना मंदसौर का पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसमें हम 300 पलंगों की व्यवस्था कर सकते हैं। इतना बड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारा 8 करोड़ रुपए की लागत का बिल्डिंग का बना हुआ है, हम उसमें पलंग लगाना शुरू कर रहे हैं। लेकिन फिर प्रश्न यह आएगा कि 800 पलंग की व्यवस्था तो हमने कर दी, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ है, रेमडेसिविर कहाँ है, वे चिकित्सक हम कहाँ से लाएंगे? आयुष के जो चिकित्सक हैं वो अकेले टीम इसको पूर्ति नहीं कर सकते। हमको MBBS डॉक्टर चाहिएंगे, हमको MD डॉक्टर चाहिएंगे, हमको मॉनिटरिंग करने वाले लोग चाहिए, हमको नर्सें चाहिएगी, हमको वहां पे जो गंदगी, उस गंदगी को सफाई करने वाले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लोगों की बहुत जरूरत है जी। दिनेश राय मुर्मू जी, यही आप लोग के सामने बड़ी परेशानी होगी। एक तो ये कि ये बात सच है कि इस समय तो जान जोखिम में डालना है, आपको जाना भी है हर जनता के बीच में। आपने कहा कि PPE किट पहनकर पहुंच रहे, कुछ जगह जहां जरूरत है वहां ऐसे ही पहुंच रहे, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जो कोरोना का संक्रमण है ये बड़ी तेजी से फैल रहा है, हर 5 में से 1 व्यक्ति को ये अपना शिकार बना रहा है। तो चैलेंज भी बड़ा है, और व्यवस्थाएं यदि नहीं होंगी तो फिर होगा क्या? अब तो बताया जा रहा है कि हवा में भी ये घुल चुका है, हवा में भी फैल रहा है। जी। अब आदमी के संपर्क 6 फुट दूर रहने के बाद भी लोग यहाँ प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो अपने घरों से नहीं निकले, अपनी मंजिल 3 मंजिल कभी नीचे ही नहीं उतरे, फिर भी उनके परिवार के लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। इस समय बेड बढ़ा देना हमारे लिए मामूली बात है, हमारे लिए डॉक्टर नर्सें उपलब्ध करा देना मामूली बात है, लेकिन उनके लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन ऑक्सीजन पहुंचाना बहुत दिक्कत है। जैसे अभी यशपाल भाई साहब बता रहे थे रेमडेसिविर का, इसका भी हम देख रहे हैं, इसके बड़े दुष्परिणाम आ रहे हैं। ब्लड गाढ़ा हो रहा है, जिनको लग गया, जिनको जरूरत नहीं थी, उनको शुगर बढ़ रही है, डी डायमा टेस्ट करा रहे हैं, उसके बाद ठीक होने के बाद आने के बाद उनको अटैक में मृत्यु हो रही है। कुल मिला के कह सकते हैं कि ये भी नहीं कह सकते कि हम रेमडेसिविर लगा लेंगे तो हमारा पेशेंट ठीक हो जाएगा। आज की स्थिति में ये दवाइयां भी जो दी जा रही हैं, इनमें भी भरोसा लोगों का उठ गया है कि इससे हम ठीक होंगे भी कि नहीं होंगे। लोगों में घबराहट बहुत अधिक है, लोग घबराएं ना, क्योंकि इतने लोग ठीक होकर भी आ रहे हैं।
इसलिए उन्हें भरोसा रखना चाहिए। जो घबराहट के कारण ऑक्सीजन में आ जा रहे हैं, 90 के नीचे उनकी ऑक्सीजन हो जा रही है। लोगों में भय ज्यादा हो गया है, समय पे इलाज नहीं कराते। बहुत लोग हमको फोन करते कि भैया हमारे पिताजी को ये प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी ऑक्सीजन कम हो रही, 92 94 आ रही। हम बोलते भैया जल्दी से इनको शिफ्ट कर दो। भैया अब शाम हो गई, अब कल सुबह देखेंगे। सुबह तक आए, जब तक पता चला 55-56 में आ गए वो। कुछ लोग तो परिवार के लोग भी लापरवाही कर रहे हैं अपने परिवार के लोगों के साथ। वो नहीं चाहते कि तत्काल लेके भगे, क्योंकि उनको लगता है कि हम जाएंगे तो हम भी कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे। कुछ लोगों जो सतर्क हैं, जो समझदार हैं, वो समय पे इलाज करा ले रहे हैं, टेबलेट में ठीक हो जा रहे हैं। जो लेट हो रहे हैं वो ऑक्सीजन में जा रहे हैं, वेंटिलेटर में जा रहे हैं, रेमडेसिविर तक पहुंच रहे हैं। तो मेरा तो सबसे विनम्र आग्रह है कि शुरुआती लक्षण में ही आप ट्रीटमेंट चालू कराएं, दवाइयां चालू कराएं, और घर में ही होम क्वारंटाइन रह के पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं। घबराएं ना, डरे ना। इसमें ज्यादा देख रहा हूँ हार्ट पेशेंट है, अपना मोटापा ज्यादा है जी, जी। और जिसको शुगर है, ऐसे लोगों की मृत्यु दर में अपने क्षेत्र में ज्यादा देख रहा हूँ। जी बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। और इस बार बड़ी बात यह भी है कि यूथ है, जो नया युवा है, वो भी बहुत इस संक्रमण का शिकार हो रहा है। पिछली दफा जब 2020 में जो संक्रमण आया था, उसने एक उम्र दराज लोग, या फिर ये कहा जाए कि जिन्हें कोई बीमारी थी, वो उसको ज्यादा से ज्यादा अपना शिकार बना रहा था। हालांकि हम खुद भी उस समय कोरोना पॉजिटिव हुए थे, परिस्थितियां ठीक रही थी। इस बार सब बदला हुआ। अशोक शुक्ल साहब, ये बदला हुआ है संक्रमण, और हम देख रहे हैं कि इसने जो स्थितियां पैदा की है, एक तो डर भय सब जगह दिखाई दे रहा। अब इसमें पॉजिटिविटी भी ढूंढना है। सबसे बेहतर यही है कि आप घर से मत निकलिए। घर से यदि आप निकलेंगे तो गलती कर बैठेंगे। और इसी समय जब परीक्षा की घड़ी आती तो माननीय भी दिखते हैं परीक्षा देते हुए, और माननीयों पर जो सवाल खड़े होते हैं, शायद इसमें नजर आता है कि कितना मुश्किल होता है जनप्रतिनिधि के लिए काम करना। ये बात सही है कि जब आपके पास में किसी बीमारी से लड़ने के वैज्ञानिक उपाय नहीं होते हैं, तो आइसोलेशन ही आपके पास में जो है सबसे बड़ा हथियार होता है। और ये पिछले वर्ष ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को सबको समझाया था, और उसका लोगों ने पालन भी किया था। लेकिन मुझे आप ये बताएं मनोज जी, क्या घर के अंदर कैद रहकर हम लोग बचे रहेंगे? लोग भूख से मर जाएंगे, लोग उनकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी तो मर जाएंगे लोग। तो कहीं ना कहीं मजबूरी है हम लोगों की। बेहतर तो ये होता है कि आप घर बैठे लोगों को उनकी जरूरत की चीजें अगर मुहैया कराते, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बाहर निकलता और ये चेन उस तरह से भयावह नहीं होती जैसे आज हो गई। रही बात माननीयों की, तो माननीय जो है अपने लिए काफी ज्यादा चिंतित है, हमारे आपके लिए चिंतित नहीं है। और ये बात आपको भी स्वीकार करनी पड़ेगी। और मैं तो लंबे समय से ये देख रहा हूँ कि नेता जो होते हैं वो अपनी सेहत को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, आज आप देखिए देश के नेताओं के लिए कितना बढ़िया इंतजाम है। आपको अभी तक कोई एक खबर मिली क्या कि कोई एक नेताजी जो है वो ऑक्सीजन के अभाव में यहाँ वहां भटक रहे हैं? उनके लिए एम्स है, उनके लिए मेडिकल कॉलेज है, उनके लिए चिरायु है आपके भोपाल में। पता नहीं शिवराज जी को अभी अगर कोरोना हो जाएगा तो ना ऑक्सीजन की कमी होगी, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी होगी। तो दिक्कत हमारे इस देश में ये है कि आम आदमी की कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। वो भूख से मर जाए, बीमारी से मर जाए, नेताओं के झूठ से मर जाए, घूस से मर जाए, जैसे मरता हो वैसे मर जाए, और नहीं तो घर के अंदर बंद हो जाए। ये स्थिति है हमारी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खैर ये बात में दम है। आज इंदौर से भी कई ऐसे हमने देखा, व्हाट्सएप पर कई चीजें ऐसी चल रही थी। क्या कोई अफसर को आपने देखा कि जिसको रेमडेसिविर ना मिला हो? क्या आपने किसी अफसर को ऐसा देखा कि उसको ऑक्सीजन ना मिली हो? ये बड़ा सवाल है। और जब ऐसी स्थितियां पैदा होती है यशपाल जी, तो कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल स्वाभाविक है, लाजमी है, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन देखिए, कुल मिलाकर के मैं फिर कह रहा हूं कि इसकी जितनी मांग है, जितनी इसकी डिमांड है, जितनी इसकी आवश्यकता है, वो आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही। इसी कारण से हर व्यक्ति चाह रहा है कि रेमडेसिविर को कहीं से प्राप्त कर लिया जाए। देखिए, नगर महानगर कस्बा कोई इस बीमारी से नहीं छूट रहा है। और जिस प्रकार से जो संख्या आ रही है और जिस प्रकार से संसाधनों की जो कमी हो रही है, और उसके कारण से घबराहट भी स्वाभाविक है। मुनमुन जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं इनकी बात का भी समर्थन करता हूं कि आदमी में डर और भय, थायराइड की बीमारी अगर किसी को है, उसको पहले से अगर वो ऑक्सीजन का उसका लेवल पहले से कम रहता होगा, या उसको कहीं कहीं डायबिटिक है, वो ब्लड प्रेशर का मरीज है। और मेरे को आज एक सुबह चिकित्सक ने बताया मनोज जी, एक महिला को उनका कहना था कि 10% उसका शुरुआत हुआ और 24 घंटे के बाद 80% लंग्स उसके इफेक्टेड हो गए। 10% से 80% जाने में 24 घंटे लगे। उन मैडम प्रीति मानवत, मैं आपको नाम भी बता रहा हूँ, उन्होंने सुबह कहा कि विधायक जी, उस महिला को चूहे भी 24 घंटे में नहीं उतर सकते हैं, इतनी तेज गति से कोरोना ने उसके अब मैं आपसे एक अंतिम 30 सेकंड का एक वो चाह रहा हूं कि आखिर अब इस चुनौतियां का सामना कैसे करेंगे?
देखिए, चुनौतियों का सामना शासन के, प्रशासन के, जनता के, दानदाताओं के, सबके सहयोग से, और विशेष करके मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये जो लॉकडाउन है, ये जो भीड़ भाड़ से बचना है, एक तरफ शादी ब्याह के मुहूर्त हैं, हम भीड़ भाड़ को अगर फिर शुरुआत कर देंगे तो मैं समझता हूँ तेज गति से ये बढ़ेगा। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है, चेहरे पर मास्क जरूरी है, सैनिटाइजर बार बार करें। ये सब चीजें वे चीजें जो हमको पिछले साल भी करना पड़ी। जी, आपसे भी यही जानना चाह रहा था, आने वाले दिन क्या और चुनौतीपूर्ण है आप लोग के लिए? निश्चित मैं चाहता हूं कि लोग जो बन सके, हमारे जिस घर में हम रहते हैं उसके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई भूखा है तो हम अपने घरों से निकाल के दें, मोहल्ले में दें, शहर में दें, उनकी भूख भी मिटाएं। जो गरीब, जिनको मार्केट जाना मजबूरी है, गरीब है, जिनको मजदूरी करना है। और दूसरा वैक्सीन है, अगर आप लगाओगे, जो हम देख रहे हैं रेशो, उसमें वैक्सीन लगाने वाले की मृत्यु दर बहुत कम है। बहुत लोग पहले वैक्सीन लगाने डर रहे थे, अब जब वैक्सीन लगने लगी है तो उनके रिजल्ट भी हमने बहुत अच्छे पाए हैं। और अब हम चाहते हैं 18 वर्ष के बाद के हमारे जो युवा बच्चे हैं वो भी समय पे पूरे वैक्सीन लगवाएं। और सबसे बड़ा अभी एक ही देखने में आ रहा है, जिसको वैक्सीन लग गई है वो फिर भी 99% सुरक्षित है। जी। अभी हाल में अगर कोई इलाज नहीं है तो वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार मेरे को देखने में आता है। चलिए, अब वैक्सीन भी बाजार में आ गई है। अशोक शुक्ल साहब से एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगा 30 सेकंड की। सर, क्या और कहेंगे लोगों को, क्योंकि लोग, ये बात सच है कि सबके सामने अपनी दिक्कतें हैं, कोई यदि घर से नहीं निकलता तो उसके खाने की व्यवस्था कैसे होगी? क्या आने वाले दिनों में जो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और चुनौती दिखाई दे रही है? अशोक जी, मेरी आवाज सुन पा रहे? चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये सच में समझ आ रहा है कि आखिर क्या है माननीयों की परीक्षा। ये वक्त ऐसा होता है जब हर जनप्रतिनिधि से जनता ये उम्मीद करती है कि हमारा प्रतिनिधि हमारे बीच में आए। संख्या आप देख ही रहे, मध्य प्रदेश में 230 विधायक है और बाकी 29 सांसद है। राज्यसभा सांसद अलग है। कुछ तो दिखाई दे रहा है जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, कुछ घर से अपने तरह से मदद कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मदद नहीं कर रहे हैं। कुछ वो लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, या उनके मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं जिनको कल मुख्यमंत्री जी ने बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी, उनको भी जाना पड़ेगा, अस्पताल भी पहुंचना है, लोगों से बात भी करना है। और फिर ऐसा भी होता है कि जिसने फोन किया उसका काम नहीं हुआ तो वो नाराज हो जाएगा। तो बड़ी चुनौती है इस समय जनप्रतिनिधियों के सामने, माननीयों के सामने। लेकिन माननीयों की परीक्षा की घड़ी में कौन पास कौन फेल होगा ये भी जनता तय करेगी, क्योंकि अब आपको आना पड़ेगा जनता के बीच में। यदि जनता ने आपको चुना है, जनता के आप नुमाइंदे हैं, तो जनता के बीच में जाइए, जनता के लिए काम करिए। पर बड़ा सवाल यही है कि काम भी करना चाहते हैं, पैसे भी देना चाहते हैं, पर जो संसाधन उपलब्ध नहीं है उनकी पूर्ति कैसे होगी? और इसीलिए ये दिन बड़े चुनौतीपूर्ण हैं। आप सभी से यही अपील है, सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से, कि घर से मत निकलिए, घर में रहिए, मास्क लगाइए, यदि बाहर आना पड़ता है तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। यदि आपने ये सब कर लिया तो शायद अस्पताल तक पहुंचने की नौबत नहीं आएगी। और जो लोग गरीब है, जिनको भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो यदि आपने बाजू से भी 2 घर की व्यवस्था भी आपने कर दी, तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होगा। यही पूजा है, यही पाठ है, और यही माननीयों की परीक्षा है। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24 पर।